ओके बच्चा वर्डी, माई सेल्फ सोहम सर, रे ऑप्टिक्स जेई नीट पे आज लेक्चर नंबर 13 है। हमने लेक्चर 10, 11, 12 पूरा रिफ्रैक्शन पे ही डाला ना, नहीं 11 और 12 दो लेक्चर रिफ्रैक्शन पे डाला पूरा, और आज के लेक्चर में रिफ्रैक्शन का पूरा प्रैक्टिस। कुछ 34 या 35 सम्स का लिस्ट दिया था आपको वो रेफरेंस बुक में से ना, तो वहीं से आपको डाउट्स पूछने की सर इन 35 वर्कशीट में से हमको इतना नहीं आया, वो सारा मुझे आपको यहाँ पे करवाना है। ओके तो चलो आज का सबसे कमेंट लेट आ रहा है तू क्या भाई, किस वजह से? सॉरी गाय का, इज दिस मॉम्स ब्रदर्स हाउस? मामा का घर है। चलो ये रहा आपका पहला डाउट। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम का फ्रीक्वेंसी दिया है हमको 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, क्रॉसेस फ्रॉम एयर इनटू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये रहा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और यहां से वो लाइट एंटर करता है। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, एयर अपना रेयर मीडियम होता है और ये कैसा मीडियम होगा? डेंस। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। हटा, और ये अपडेट रखा करो लैपटॉप, कितनी बार बोला। ये अपना इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर? अब आगे बढ़ो। वेवलेंथ इज मेजर्ड टू बी 300 नैनोमीटर। What is the index of refraction of the material? मटीरियल का इंडेक्स क्या होगा? पूरी दुनिया को पता है, इंडेक्स का फॉर्मूला होगा C/V। C तो हम जानते ही है, 3 × 10⁸। अब ये V का क्या कनेक्शन है? तो V का और लैम्बडा का फार्मूला है, 11वीं में आप पढ़ चुके हो। हाँ वेरी गुड, V = F लैम्बडा। कौन बोला? वेरी गुड रजत, ये 11वीं में आप पढ़ चुके हो, वेव में नहीं पढ़ चुके तो अब याद रखो। F = फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। F = फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। क्लियर? ओके, तो F लैम्बडा ले लो भाई। किसका डाउट था ये? नेहा पटेल, समझ में आया? ये डाउट था बेटा। हाँ हो सकता है नया नया है तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन समझ में तो आया ना कि इजी है। ये नैनोमीटर है तो क्या करना है? -9। हाँ 300 × 10⁻⁹ अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर? किसी को कोई तकलीफ? रेडी ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो अगला डाउट। इन द फिगर शोन at what distance E2 will appear to E1, E1 will appear to E2। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ नहीं है। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो ये फिगर दिख रहा है, यहाँ पे E1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कौन है? E2। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला फिनोमिनन देख, E2 विल अपीयर टू E1। इसमें देखने का काम कौन कर रहा है? E1। कौन देख रहा है? E1। और उसको कौन अपीयर होगा, कौन दिखेगा? E2। तो पहले केस में, केस 1, E1 देख रहा है, मतलब देखने वाला इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? उस वक्त ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ क्या है? यहाँ से 10 दिख रहा है। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ क्या है? 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो रे, दिख रहा है कि नहीं? हाँ। अब ये इसको थोड़ा ऊपर दिखेगा ना, जैसे वो पानी के टैंक में तलिए पे, बॉटम पे कॉइन पड़ा होता है तो हमको थोड़ा ऊपर दिखता है ना, ये वही तो फिनोमिनन है। रियल डेप्थ कुछ और है, वर्चुअल डेप्थ कुछ और आएगा। वर्चुअल रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल फार्मूला है HI/HO N/N। अब इसमें ट्रिक सिखाया था, दो टाइप के n है आपके पास। ये जो बार एयर है उसका n 1 है और इसका n क्या है? 1.5। ऊपर कौन सा वाला n लेना है?
थोड़ा जोर से बोल। हाँ वेरी गुड, जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वो वाला एन ऊपर लेना है। तो कहाँ खड़ा है? रेयर मीडियम में। और ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? डेंस। तो एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ इंटू 1/1.5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअली? 10 इंटू 1/1.5, तो 100/15। 15 6 जा 90.6 क्या होगा? 15 6 जा 90 होता है ना, फिर और 10 बचेगा, फिर 0, फिर 15 6 जा, फिर 6.66 समझ ले। डन। ऐसा 666 बहुत बार आएगा तो आंसर में क्या लिख सकते हैं? 6.67। ये E2 एक्चुअली सरफेस से 10 सेंटीमीटर अंदर है, लेकिन जब बाहर से कोई देखेगा तो उसको इतना ऊपर दिखेगा। कितना? 6.67, मतलब इसकी जगह यहाँ थोड़ा ऊपर दिखेगा इतना। अब इसका आंसर आप दो तरीके से लिख सकते हो कि E2 विल अपीयर टू E1। E1 को कितना दूर दिखेगा? तो ये 10 तो ऐसा ही रहेगा, 10 प्लस दिस, 10 प्लस दिस। तो E2 विल अपीयर टू E1 10 प्लस 6.67, 16.67 सेमी। बोलो क्लियर है? कहाँ डाउट है? मान लो क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि सरफेस से कितनी दूर दिखेगा, तो ये 6.67 आंसर है कि नहीं? हाँ। अब रिवर्स आप कर लोगे कि करवाऊं मैं? हाँ, यही फॉर्मूला लेना है, एच आई अपॉन एच ओ। देखो दूसरे केस में क्या करना है मैं बता देता हूँ हल्का फुल्का। एच आई अपॉन एच ओ एन अपॉन एन। प्रॉब्लम सिर्फ एन का है, जहां ऑब्जर्वर देखने वाला जहां खड़ा है ना वो एन ऊपर लेना है। तो दूसरे केस में देखो E1 विल अपीयर टू E2, देखने वाला अंदर है और बाहर की चीजों को देख रहा है, तो अंदर है ना, तो ऊपर क्या आएगा? डेंस मीडियम, और नीचे क्या आएगा? रेयर। फिर फॉर्मूला रख के आंसर। क्लियर? बोलो पक्का? सीरियसली? वेरी गुड, डन। ले लो स्क्रीनशॉट। चल भाई अगला सवाल इजी है। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 सेमी। ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या है? 4 सेमी। कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ वेव्स एज 5 सेमी ऑफ वाटर। इधर वाटर को ले लेते हैं, उसका थिकनेस कितना है? 5 सेमी। मतलब 4 सेमी का ग्लास स्लैब है, उसमें जितना नंबर ऑफ वेव्स है उतना ही नंबर ऑफ वेव्स 5 सेमी तक पानी भर देना तो उसमें आएगा। समझा? मतलब वेव थोड़ा स्ट्रेच खींच के 5 में सेट हो जाएगा। जब उसको 4 सेमी ग्लास स्लैब में डालोगे तो वापस श्रिंक होके उतने में सेट हो जाएगा। सीन समझ में आ रहा है? एक ही वेव है ना? ठीक है, इजी, इतना कुछ समझाने वाला है नहीं। इफ द इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, देन इंडेक्स ऑफ ग्लास इज व्हाट? ये बच्चा लोग क्लीन केस है थिकनेस और इंडेक्स के बीच रिलेशन का, थिकनेस और इंडेक्स के बीच रिलेशन का क्लीन केस है। कैसे निकालेंगे रिलेशन? देखो जनरली इंडेक्स क्या होता है? C/V होता है कि नहीं होता है? इंडेक्स मतलब C/V होता है कि नहीं? हाँ। तो N1/N2 कर दूं मैं तो ये V2/V1 हो जाएगा कि नहीं? ओके। अब आप देखो V2 क्या है? लाइट का स्पीड है। V2 क्या है? लाइट का स्पीड है। पहले केस में लाइट को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दूसरे केस में लाइट को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, डिस्टेंस रह गया। अरे T2/T1। तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम से टाइम गया तो डिस्टेंस अलग है ना दोनों का, तो आ गया ना डिस्टेंस। और आपको इतना झंझट में नहीं पड़ना है ना, तो कॉमन सेंस की बात है, थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन। ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, आपका टाइम सेव हो जाएगा तुरंत। थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन, या यहाँ से भी देख सकते हो आप,
अब देख लो N1 को आप क्या समझ लो, ग्लास, N2 को क्या समझ लो, वाटर। तो T1 क्या हो जाएगा, ग्लास, T2 क्या हो जाएगा, वाटर। अब वैल्यू रख दो, वाटर का 4/3, वाटर का थिकनेस 5 और ग्लास का थिकनेस 4, 4 से 4 गया, 3 इधर नीचे, 5/3 आंसर आया बच्चा, ये रहा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं मैं समझाऊं यार, ये तो वो अपने लेवल का सम ही नहीं है। आपको ऐसे तो मैं डायरेक्ट देने वाला था रिलेशन, लेकिन सोचा कि बच्चा अब नया नया तो थोड़ा समझाने का कोशिश किया, स्पीड से डिस्टेंस आ गया, और कुछ इसमें दिमाग वाला गेम है नहीं। पक्का कि नहीं पक्का, सीरियसली बोलो रे। ओके चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट, वन साइड ऑफ अ ग्लास स्लैब इज सिल्वर्ड एज शॉन इन द फिगर। ये ग्लास का स्लैब दिख रहा है आपको पूरा, उसका एक साइड का पोर्शन देखो, ये लाइनिंग है ना, रफ है, मतलब अंदर से इसको सिल्वर किया गया है। अरे मूर्खा, ये ग्लास का स्लैब का, ये जो ग्लास का स्लैब है, अरे कांच का बक्सा, बॉक्स है, बॉक्स में ऊपर भी दीवार है नीचे भी दीवार होता है, तो उसको बॉक्स बोलते हैं। हाँ, ये जो नीचे का सरफेस है ना, ये वाला, इसको बाहर से रफ कर दो आप और अंदर से सिल्वर कर दो, वही दिख रहा है। अंदर से सिल्वर करोगे तो क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ सरफेस पे क्या होगा, रे टकरा के ना वापस जाएगा, रिफ्लेक्शन होता है। सिल्वर कर दो आप, स्मूथ कर दो, इससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हो जाता है उधर। तो हम ये इस ड्राइंग में ध्यान रखेंगे कि जैसे ये रे अंदर घुसेगा, यहाँ से टकरा के वापस जाना है इसको, समझा कि नहीं। ओके चलो आगे बढ़ो। A ray of light is incident on the other side at angle of incidence 45। जिस साइड पे सिल्वर किया ना, उसकी दूसरी तरफ एक रे आ रहा है, देखो दिख रहा है, इधर कुछ सिल्वर गोल्ड कुछ किया नहीं है भाई। हाँ, 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन एज √2। अच्छा एक मिनट रुक जा, ये √2 तेरे क्या काम आएगा, सॉरी, n इज इक्वल टू स्नेल लेने में काम आ सकता है, पक्का ना। ठीक है लेते हैं स्नेल, और क्या है, और कुछ काम नहीं है इसका, क्या सिर्फ स्नेल में ही काम पड़ता है इसका। वेरी गुड हितेश। हाँ पहले उसने बोल दिया तो हितेश को क्रेडिट जाएगा, तेरे को नहीं आएगा इस बार। एन, अरे तू होशियार भाई, इसने पहले बोला सृष्टि ने, वेरी गुड सृष्टि, फैंटास्टिक। हितेश तू कुछ नहीं है, बस देख वो आर्ग्यूमेंट किया। बॉयज है ना बड़े रिलैक्स होते हैं, क्रेडिट दो मत दो, तेरी तरह झगड़ा करने नहीं आया वो। ठीक है चलो, एन का क्या हो गया, हद हो गई सर आपकी तो। ठीक है मम्मी को लेके मत आना कल। चलो, ये पापा तो बिल्कुल नहीं यार, तेरे पापा बहुत डेंजर है। इसके जाने तो इसके पापा से मीटिंग हुआ मेरा, उन्होंने मेरा पूरा फंडा क्लियर कर दिया कि बच्चे को आईआईटी कैसे क्लियर करवाना है। बोला गुरु महान हो आप यार। ठीक है चलो, ये √2 का एक और काम हो सकता है हमारी लाइफ में, हम इस फॉर्मूले को रख के कुछ क्रिएट कर सकते हैं। रुको, ये √2 रखा तो c कितना बन जाएगा यहाँ पे 45। ये इंफॉर्मेशन इसलिए काम आता है ऐसे मामलों में क्योंकि इसमें किरणें है ना 2-3 बार टकरानी है, तो कब टकरा के स्लैब से बाहर निकल जाएगी या टकरा के वापस अंदर ही आएगी, वो डिसीजन लेना है ना आपको। तो क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। ऐसे मामलों में क्रिटिकल एंगल मटेरियल का पता होना कि भाई ये जो मटेरियल लिया है इसका क्रिटिकल एंगल क्या है 45। अब मान ले तू जब ड्राइंग कर रहा है तो मान ले तेरा किरण इधर टकराया यूं और ये एंगल तेरा 60 बन रहा है, तो इस किरण को बाहर मत ले जाना, वापस अंदर ही डालना, क्योंकि 45 से ज़्यादा पे इंसिडेंट हो रहा है अंदर। समझ रहा है कि नहीं। हमको एक क्रिटिकल एंगल जानना इसलिए ज़रूरी होता है ऐसे मामलों में पहले से एडवांस में। अरे यार समझ ला, मी काय सांगतो। ओके चलो, क्रिटिकल एंगल जान लिया, अब देख लेंगे 45 से ज़्यादा होगा तो हम उस वक्त हैंडल करेंगे उसको। चलो अब ड्राइंग थोड़ा अलग जगह पे करेंगे यार।
यहाँ पे कागज लगा हुआ है ना, इधर ड्राइंग करते हैं अपना, नहीं मजा आएगा। इधर दिखेगा नीचे सबको, ये वाली जगह पे करते हैं। इसका क्रिटिकल तो 45 है, पता चल गया है, लिख के रखता हूँ, चल भूल गए तो यहाँ पे ड्राइंग करते देखो। अच्छा सवाल है, ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। चलो सबसे पहले ले आओ रे को 45 डिग्री पे, ये हो गया सरफेस का नॉर्मल। ढूंढना क्या है, तो मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो रूट 2 तक पढ़ा है, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले ड्राइंग तो कर ले अपना। चल अब यहाँ पे एंगल क्या है अपना 45, तो ये रेयर से डेंस में आ रहा है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे आएगा। ये एंगल क्या है भैया पता नहीं, चलो स्नेल ले लेते हैं यहाँ पे, स्नेल्स लॉ क्या लेंगे, n1 साइन 45 n2 साइन r। ये क्या है हवा, ये क्या है 1/√2, n2 क्या है अपना √2 साइन r। ये √2 नीचे गया तो साइन r क्या मिला अपने को 1/2, तो r कितना आया 30 डिग्री। ये बहुत मायने रखता है 30 डिग्री, तेरे को पता नहीं है 30 डिग्री है। अब देख ये सरफेस का एक नॉर्मल इधर भी ले, क्या बोलता है दोस्त, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 30। अब ये जब टकरा रहा है 30 डिग्री पे तो रिफ्लेक्ट भी 30 पे ही होगा ना, रिफ्लेक्शन के लॉ, आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होता है, 30 डिग्री आएगी नहीं। अब देख, अब यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस कर, हाँ अब जब ये 30 है तो यहाँ पे क्या बनेगा अल्टरनेट एंगल, मैथमेटिक्स का क्लास है ना ये, हाँ 30। ये 30 डिग्री से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ये रे है ना बाहर निकल जाएगा यूं, अंदर नहीं आएगा वापस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो क्रिटिकल से बड़े एंगल पे टकराना था उसको अंदर। क्रिटिकल क्या है 45, ये तो उससे कम है तो वापस अंदर आने का चांस नहीं है, तू बाहर निकल, समझा। इसलिए हमने क्रिटिकल पहले ढूंढ लिया ताकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हमको टाइम न लगे। क्लियर है, पक्का, निकल गया बाहर। अब ये एंगल क्या है पता नहीं, 45 होगा, हाँ 45 30 तो 30 45 बराबर है। अरे वाह क्या बात है, बच्चे एडवांस हो गए। 45 पे निकला बाहर, परफेक्ट ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन। अब आगे पढ़ो, द डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द रे व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द स्लैब। डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द रे, रे कितना डिफ्लेक्ट हुआ भाई, बहुत कॉमन सेंस की बात है यार, इन दोनों को मिला दे ऐसे साथ में। देख ये रेड कलर वाला नॉर्मल है ना, कॉमन कर दे ऐसा यूं। अब देख यहाँ पे जब रे आया तो 45 डिग्री पे आया था, 45 डिग्री पे आया था, इसको इधर ही जाना था, लेकिन बीच में इतना सारा ग्लास स्लैब न सिल्वर न ये न वो न आ गया, बेचारा अपना रास्ता भटक गया। रास्ता भटक के वापस कहाँ से निकला, इधर। ये 45 ही होगा ना, हाँ तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ अपने मार्ग से, कितना भटक गया 90 डिग्री, ऑप्शन में ही नहीं है ना ए 90 डिग्री जितना भटक गया अपने रास्ते से, ये वाला इतना भटक गया। बोलो बच्चा लोग मानते हो कि सर पूरा एक परफेक्ट ड्राइंग करेगा ना बच्चा तो ये टफ लेवल का सवाल नहीं है, ये आसान सा सवाल है। थोड़ा क्रिटिकल को ध्यान में रखने का तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगा अपना। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, जोर से बोलो क्लियर। क्या मरेले की तरह बोलो, जोर से बोलो क्लियर। लड़कियों का इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, डूब मरो, रुक जा, बोलो क्लियर। ये चल तुम लोगों का हर बार का ही, बॉयज क्लियर। यस दैट्स द स्पिरिट। चलो नेक्स्ट, ओके बच्चा पार्टी। अब वही लेक्चर 13 कंटिन्यू है अपना, लेकिन आज डिस्कशन होगा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे, जिसमें आपको एमसीक्यू नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो किसी उम्मीद में रह के सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। तो चलो सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। कौन सा है आपके डाउट में, कौन सा है,
आपको जो दिया था ना पूरा पीपीटी, उसमें डाउट में कौन सा है आपका? जल्दी बोलो, कौन सा है आपके डाउट में? ओके, आया आपका डाउट पहला। चलो अच्छा है, थोड़ा नया भी है, थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा आपको। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आर द सेम फॉर साउंड एज फॉर लाइट। मतलब आपने पूरा चैप्टर जो लाइट पे पढ़ा है, लाइट के बारे में, रेज के बारे में, उसके लिए जो जो लॉ लग रहे थे आपके, स्नेल के लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लॉ, बेंडिंग का लॉ, रिफ्लेक्शन का लॉ, वो जितना भी था ना, वो सारा नियम आप अभी इस सवाल के लिए, साउंड के लिए भी लगा सकते हो। तो साउंड को लाइट वेव ही समझ के आप काम कर सकते हो, कोई फॉर्मूला लेने में हिचकिचाना नहीं है, ठीक है? ओके, चलो, पर्टिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ मीडियम for sound is defined as the ratio of the speed, अरे यार, ratio of the speed of sound in air, ये रहा, क्या बोला है? The index of refraction of a medium is defined as the ratio of speed of sound to the speed of sound in medium। ये तो हमको पता ही है ना, इंडेक्स रेशियो है किसका? स्पीड इन एयर और वैक्यूम और स्पीड इन मीडियम, ये तो पता ही है ना, इन मीडियम और स्पीड इन एयर। ये तो हम लाइट के लिए भी यही था ना, तो बोला तो है कि लाइट के लिए वही फॉर्मूला लेना, फिर काहे समझा रहे हैं? तो साउंड का ये जो स्पीड है ना 343 दिया हुआ है अपने को, काम आएगा 343, ठीक है? चल, अब पहला क्वेश्चन क्या है देखो, ए, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर साउंड ऑफ वाटर? क्या करूं? अरे मूर्खा, इंडेक्स C अपॉन वी, सी कितना लेना है? 343, और ये क्वेश्चन में जो मीडियम बोला है उसके लिए वेलोसिटी कितना है? 1498। आगे सॉल्व कर ले, आंसर क्लियर, इजी है ना एकदम। बी, ये सवाल हमको नया लग सकता है, इसलिए ये फॉर्मूला लेने में हिचकिचाहट हो सकती है, बट है कुछ नहीं अंदर, ध्यान से पढ़ और समझ, सिंपल। नेक्स्ट, what is the critical angle theta for total reflection of sound from water? अरे यार, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ले, sin c is equals to 1/n, खत्म। अब वाटर का इंडेक्स कहाँ से लाए? ये रहा ना, यहीं पे तो था, what is the index of refraction of water, ये वाटर का ही तो था, तो ले ले, खेल खत्म। 343 डिवाइड बाई 1498, 1498 ऊपर गया, नीचे क्या आया? 343। ये आपके कॉन्फिडेंस पे एक चोट लगाने का काम है इस सवाल में, है कुछ नहीं, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लेना है। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? साइन सी इज इक्वल टू 1/n, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वाटर ना, तो साउंड अभी कहाँ? पानी के अंदर है, तो पानी का इंडेक्स लेंगे ना। क्रिटिकल एंगल में तो क्या था? यही सीन था ना आपका, ड्राइंग याद है आपको? ये ऐसा जैसे इधर पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लाइट इधर बाहर गया और सरफेस पे ही बेंड हो गया, तो इसको क्रिटिकल एंगल बोलते थे ना। तो जहाँ क्रिटिकल एंगल ले लो वही मीडियम लेना है, तो साउंड पानी में से हवा में जा रहा है तो पानी का ही एन लेंगे ना, है कि नहीं? यही तो था, सिंपल। ओके डन, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब। हेलो बच्चा पार्टी, अब इसमें कुछ गड़बड़ सामने आया। ये जो आंसर है ये तो आपका 1 से ज़्यादा आएगा, लेकिन साइन का रेंज तो -1 से 1 तक का है, समझ रहे हो आप? ये छोटी सी बात पे आपका ध्यान जाना चाहिए था, मेरा भी नहीं था जल्दबाजी में, लेकिन आपने बताया तो ठीक। ये आंसर 1 से बड़ा आएगा, तो साइन का रेंज ही -1 से 1 होता है, तो क्या करेगा? तो ठीक है, इस सवाल को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आएंगे तो ट्रू वे में आएंगे। ओके, यहां इन्होंने बोला है कि भाई टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वाटर, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वाटर, तो यही सीन बनता है। तो वाटर का इंडेक्स अपने को लेना है, और तो क्या करेंगे, बस अपना ठीक है, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट डालो। ओके, अगला डाउट, ये अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू लर्न। आता है आपको, रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ का कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन लगाना थोड़ा दिमाग से। चलो लगाते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट ओ, ये रहा यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट। अच्छा ये कैमरे में दिख रहा है ना प्रॉपर ड्राइंग? ये क्या लिखा है? कैमरा में देख के बोलो 3/2 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? पक्का दिख रहा है ना? ओके, ये रहा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? देखो बच्चा लोग, अंदर एक मिरर रखा हुआ है, मिरर का पेज फंसेगा यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से। तू पहले एक काम कर, ये मिरर को जाने दे, मिरर को जाने दे। मुझे ये बता, इस सरफेस के लिए रियल ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, लेकिन सरफेस को वाकई में ऑब्जेक्ट यहीं मिलेगा? इधर मान लो अंदर कोई खड़ा है, सारा ये मेजरमेंट निकालने के लिए कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसको तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर इधर दिखेगा ना, दिखेगा कि नहीं? हाँ, तो ये जो मीडियम है इसके अंदर कोई देखने वाला खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, इस मीडियम के लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा वर्चुअली कहीं ना कहीं, है कि नहीं? जिससे मछली अंदर से देखता है बाहर की चीजें, तो उसको ऊपर दिखता है ना। कितनी बार पढ़ा रहे यार, ये तो 50 बार पढ़ लिया। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ दिखेगा ऊपर कहीं। तो पहले वो कैलकुलेशन निकाल लेते, चलो। HI/HO n, ऊपर कौन सा n लेना है? तो अपनी बात हो चुकी है। ऑब्जर्वर यहाँ, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, तो ऑब्जर्वर कहाँ होगा? डेंस मीडियम में, तो डेंस और रेयर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस सरफेस से एक्चुअली कितना है? 10। डेंस मीडियम का 3/2, रेयर मीडियम का 1, 2 5 जा। हाइट ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर। मतलब इस मटेरियल के लिए ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली इतना दूर है, इधर है 15, ठीक है? अब ये 15 और ये वाला रेंज कितना है? 3 है ना? तो इस मिरर से एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कितना दूर है? यहाँ पर मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 18। माना कि नहीं माना आपने? आपको लग रहा है नहीं सर देख, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता है सर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 10, हमारा तो भाई मिरर से 13 आ रहा है सर। तो ये आपका गलती है। क्या गलती है? आपका मिरर दूसरे मीडियम में पड़ा है, ऑब्जेक्ट किसी अलग मीडियम में पड़ा है, समझो। तो ये मीडियम टू मीडियम चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट का जो सबसे पहला इमेज है ना, वो कहीं और बनेगा, और ऑब्जेक्ट का जो सबसे पहला इमेज है वो इस मिरर के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। जानते हो ना अपन, पहला इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है कि नहीं? हाँ, तो ये सीन है, तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। 3 और 15 18 होता है यहाँ पे। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 18। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 18। तो चलो, फॉर मिरर ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 18। अब मिरर की तो क्या क्वालिटी है? जितना दूर है ऑब्जेक्ट उतना ही दूर अंदर इमेज बनाएगा। तो मिरर इधर 18 सेंटीमीटर अवे यहाँ पे इमेज बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? तो इतना दूर इमेज बनाएगा उसका। क्लियर? अब फाइनल इमेज वापस कहाँ दिखेगा इसका? जब आपका ऑब्जेक्ट, इसी को समझ लो आप, और गौर लगाओ थोड़ा दिमाग। मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा? 18। अब ये 18 और ये 3, ये पूरा कितना हो गया आपका? 21 हो गया। ये इस सरफेस से जो चीज 21 जितनी अंदर है वो बाहर से देखने वाले को थोड़ी ऊपर दिखेगी ना। कॉमन सेंस। वाटर टैंक के अंदर नीचे कॉइन पड़ा है तो कॉइन हमको थोड़ा ऊपर दिखता है ना बाहर से, तो बाहर से जो देखने वाला होगा उसके लिए ये ऑब्जेक्ट जो है 21 पे बिकॉज ऑफ मिरर वो थोड़ा ऊपर दिखेगा ना, तो दैट विल बी हाइट ऑफ इमेज। तो उस वक्त ये क्या काम करेगा? HO का करेगा कि नहीं? और इस बार ऑब्जर्वर कहाँ है? रेयर मीडियम में। तो चलो ले लो, HI/HO, n रेयर और n डेंस, हाइट ऑफ इमेज। HO कितना है उधर डाल दो 21, रेयर का 1 और डेंस का 3/2, ये दिया हुआ है ना, 2 को ऊपर 14 सेंटीमीटर आंसर आया। फ्रॉम दिस सरफेस 14 सेंटीमीटर ऊपर इधर फाइनल इमेज मिलेगा। बोलो क्या बोलते हो? फाइनल इमेज डन। आपको पता चला 2 बार आपको HI/HO फॉर्मूला लेना पड़ा।
इस मिरर के चक्कर में, इस मिरर की वजह से आपको 2 बार फार्मूला लेना पड़ा। पहली बार अपन ने ये मान लिया कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं थोड़ा ऊपर है 18, फिर मिरर ने उसको 18 जितना दूर इमेज बना के दिया। अब जो बाहर खड़ा है उसने ये मान लिया कि भाई इस सरफेस से ऑब्जेक्ट एक्चुअली इधर है लेकिन हमको दिखेगा थोड़ा ऊपर, तो फिर वो फॉर्मूला लगा दिया। मामला पेचीदा नहीं है, सिंपल है, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। इस टाइप के सम्स पूछेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और अभी इसमें कुछ डाउट है? उसके जैसा एक और सवाल है धांसू, यही सेम पैटर्न का करवाऊँ? चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, उसके जैसा सेम पैटर्न का एक और सवाल, ये थोड़ा तगड़ा सवाल है, अच्छी प्रैक्टिस है इसमें। वो तो थोड़ा इजी था, सब आपको 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 21, 14 सब दिख गए आपको फटाफट। इसमें इतना आराम से दिखेगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाते चलो, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1 फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक इज सिल्वर्ड। रेक्टेंगुलर ग्लास का एक स्लैब है पूरा, समझ लो स्लैब टाइप, उसका एक सरफेस सिल्वर्ड कर दिया। सिल्वर्ड कर दिया मतलब अरे मिरर लगा दिया। मिरर लगाने से क्या होता है? स्मूथ होता है और टकरा के वापस आता है। तो सिल्वर करने से भी वही होता है, ये अपना बात हो चुका है पहले। आप सरफेस को स्मूथ कर दो या उधर मिरर रख दो, ये दोनों एक ही काम करता है, रिफ्लेक्शन। क्या काम करता है? रिफ्लेक्शन। तो 6 सेंटीमीटर का स्लैब बना लो पहले। तो ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर का स्लैब। क्या थिकनेस है इसकी? 6। मस्त क्वेश्चन है, पूरा हम खुद क्रिएट करेंगे इसका ड्राइंग। और इसका एक सरफेस सिल्वर्ड कर दिया। सिल्वर्ड मतलब अंदर से स्मूथ कर दिया। अंदर से स्मूथ किया तो बाहर से रफ दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा करके तो हमको मिरर जैसा फील आएगा ना। हाँ, तो एक सरफेस सिल्वर्ड कर दिया अंदर से और बाहर रफ हो गया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हेल्ड 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द अनसिल्वर्ड फेस। इसमें अनसिल्वर्ड फेस कौन सा है? ये वाला, ये वाला। इसके सामने कितना दूर रखा ऑब्जेक्ट को? 8 सेंटीमीटर। ये अनसिल्वर्ड फेस है, अनसिल्वर्ड, और ये क्या है? सिल्वर्ड। यहां से कितना दूर रखा ऑब्जेक्ट को? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस। सिल्वर्ड फेस के पीछे, यहां बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस, यहां पे कितना दूर इमेज बनाता है? 10 सेंटीमीटर। ड्राइंग समझ में आ रहा है? खुद से क्रिएट करना है पूरा ड्राइंग। ड्राइंग समझ में आएगा ना तो फॉर्मूला भी खटाखट आपको सिलेक्शन होगा। चलो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कंसीडर ऑल द 3 स्टेप्स। इस ग्लास का इंडेक्स हमको पता नहीं है। बाहर तो हवा है तो उसका क्या हो जाएगा? 1। एयर का तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन समझ में आया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन इस मीडियम के लिए ये ऑब्जेक्ट कहां होगा? थोड़ा अंदर से कोई देखने वाला होगा ना, मछली वगैरह कोई भी, ये मिरर खुद ही देखेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां है भैया। तो इस मिरर को ऑब्जेक्ट तेरा ऊपर दिखेगा। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, और ऊपर क्यों चला जाता है ऑब्जेक्ट? यहां से ये मीडियम चेंज होता है ना, तो रे बेंड करता है। बेंडिंग की वजह से इसका इमेज कहां बनता है? ऊपर, है कि नहीं? हाँ, तो पहले वो सॉल्व कर ले। मान लो ऑब्जेक्ट आपको कितना ऊपर दिखा? इतना ऊपर, इतना ऊपर दिखा। तो चलो फॉर्मूला लेते हैं। HI/HO N/N। इस बार ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है, तो ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा होगा इसका? डेंस से। डेंस रेयर। हाइट ऑफ इमेज डोंट नो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8। डेंस मीडियम का इंडेक्स पता नहीं है तो n नाम रख लो उसका, और रेयर का 1, हवा है ना, तो HI क्या आया? 8 टाइम्स ऑफ n। तो ये कितना हो गया डिस्टेंस आपका? 8n। कितना हो गया? 8n। चलो फर्स्ट स्टेप खत्म। दे टोल्ड अस टू कंसीडर ऑल द 3 स्टेप्स। पहला स्टेप खत्म। अब दूसरे स्टेप में किसका नंबर लगेगा? मिरर का। मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया। जो ऑब्जेक्ट आपका 8 सेंटीमीटर पे था, मिरर ने जब चालू किया देखना, ये रहा मिरर देख रहे हैं, अरे बच्चा कहाँ है? ओ इतना ऊपर है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इतना दूर हो गया। कितना दूर?
हाँ 8n प्लस 6, ये हो गया मिरर से डिस्टेंस। तो फॉर मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 8n प्लस 6। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मिरर इसका इमेज कहाँ बनाएगा? इतना ही दूर अंदर। मिरर तो कहाँ बनाता है? जितना मिरर से दूर होती है ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज को बनाता है। तो इमेज इसका अंदर बनेगा इतना ही दूर। कितना ये 8n प्लस 6। बोलो क्लियर? इमेज बाय मिरर, मिरर मतलब सिल्वर्ड सरफेस। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब वापस स्टेप क्या होगा? पहले मिरर ने ऑब्जेक्ट को देखा तो इधर था, मिरर ने पटक के उधर बना दिया इमेज। अब ये जो बाहर से देखने वाला है उसके लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है? यहां से काउंट करने का ना सरफेस से। अरे बाप रे मरवाओगे तुम तो। ये 6 भी ऑब्जर्वेशन तो इसी सरफेस से बेंडिंग होता है ना आपका। तो यहां से ये क्या हो गया? HO। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बाहर से देखने वाले को एक्चुअली थोड़ा ऊपर दिखेगा ना, कहीं और थोड़ा ऊपर दिखेगा ना इधर। तो ये उस वक्त क्या हो जाएगा? HI। और ये पूरा क्या हो जाएगा आपके लिए? HO। यस। तो थर्ड स्टेप में HI अपॉन HO। इस बार देखने वाला बाहर समझ लो तो 1 और ये हो गया डेंस। HI पता नहीं सब। HO क्या है? ये इतना 8n प्लस 6 मतलब 8n प्लस 12 1 अपॉन n। हुआ कि नहीं? पक्का? अब इसमें इन्होंने एक क्लू दिया है, आपने पहचाना नहीं इस क्लू को। फाइनली इमेज कहाँ दिख रहा है? बाहर से देखने वाले को इधर दिख रहा है, और फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर पे सब बोल दिया था। तो इस केस में आपका HI क्या है? 10 और ये 16 होगा ना। अरे यहाँ से लेना है ना HI, इसी सरफेस से भी HO इतना, और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखता है हमको तो हम इसको HI लेते हैं। तो उसी हिसाब से ये HI अपना क्या हो गया? 10 प्लस 6 16। यही पेचीदा क्लू था इसके अंदर। यहाँ पे दिख रहा है फाइनल इमेज। तो HI क्या हो गया अपना? 16। अब इसको इधर सॉल्व कर दो। 16n 8n प्लस 12, इसको इधर माइनस कर दे। 8n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12 बाई 8, इट विल बी 1.5 आंसर। काहे इतना सॉल्यूशन किया? जब इन्होंने बोल दिया है कि ग्लास का प्लेट है तो हमको ग्लास का तो n पता ही है ना, 1.5, तो क्यों इतना कैलकुलेशन किया? ग्लास बोर्ड टाइप का होता है, सबका n अलग होता है। किसी का n 1.5 है, किसी का 1.53 है, किसी का 1.43 है। फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, अलग अलग टाइप का ग्लास होता है। ऐसा 1.5 रट्टा मार के नहीं बैठने का। सॉल्यूशन मान ले ऑप्शन में 4 दिए तो ये तो सब्जेक्टिव है, ये MCQ में आया और बोला 1.5 भी ऑप्शन, 1.54 भी है, 1.49 भी है। इतना क्लोज ला के रख देंगे फिर क्या करेगा? तो कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। आपको पैटर्न समझ में आया इन सवालों का? 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में HI HO, और फिर दूसरे स्टेप में मिरर, फिर तीसरे स्टेप में HI HO, खत्म। सेम इसके पहले जो सवाल था यही, इसी सिचुएशन 3 स्टेप में किया था ना अपन ने। समझ में आ रहा है? अरे तो पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार। समझ में आ रहा है क्या? yes, sir। थोड़ा जोर से। yes, sir। लड़कियों का तो बोलो समझ में आ रहा है? yes, sir। yes, sir। बॉयज समझ में आ रहा है? yes, sir। या व्हाट अ वॉइस। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, एक और डाउट है आपका, ये भी अच्छा सवाल है। इस पैटर्न का भी सवाल आ सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़ा हुआ मामला है, मैंने नजर किया इस पे। देखो, अ फिश इज राइजिंग अप वर्टिकली। आपका इमेजिनेशन ही आपको सवाल सॉल्व करवा के देता है कि आप कितना कल्पना कर पाते हो क्वेश्चन में। क्या ड्राइंग बन सकता है, कौन किधर देख रहा है, किसको कौन दिख रहा है। एक्चुअली मुझे जो दिख रहा है क्या वाकई में उसका स्पीड वही है क्या? मुझे कुछ और दिख सकता है, उसका स्पीड कुछ और हो सकता है। इट्स ऑल रिलेटिव मैटर्स। स्पीड इज ऑलवेज रिलेटिव ना, है कि नहीं? ट्रेन में 2 जना बैठा है, बाजू बाजू में बैठा है, तो पहले वाले को दूसरा 0 स्पीड पे ही लगेगा ना, क्योंकि दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन वही ट्रेन को बाहर से कोई देख रहा है तो उस देखने वाले को ट्रेन भी 100 की स्पीड से दिखेगी, वो दोनों मूंगफली खाते हुए भी 100 की स्पीड से दिखेंगे।
तो किसी को 0 पे दिख रहा है बाजू में बैठे हुए को, बाहर से कोई देख रहा है उसको 100 पे दिख रहा है, तो स्पीड इज ऑलवेज रिलेटिव। समझा कि नहीं? वैसा ही कुछ रिलेटिव फिनोमिनन इसमें है। चलो सीखते हैं। अ फिश इज राइजिंग अप वर्टिकली इनसाइड अ पॉन्ड विद वेलोसिटी 4 सेमी पर सेकेंड। एक तालाब है, उसके अंदर एक मछली है। इट इज राइजिंग अप वर्टिकली, मतलब सीधा यूं ऊपर आ रही है, और क्या स्पीड से आ रही है? 4। क्या स्पीड से आ रही है? 4। तो चलो, ये हो गया आपका तालाब। मान लो नीचे क्या है? पॉन्ड। ठीक है, यहां पे मान लो आपका मछली। अब मछली ड्रॉ करना आता नहीं मेरे को, आ गया। ये रहा आपका फिश। फिश का स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ फिश इज 4 सेमी पर सेकेंड। वर्टिकली जा रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ो। एंड नोटिसेस अ बर्ड, इसको एक बर्ड दिख गया। बर्ड कहाँ दिखेगा उसको? पानी के अंदर दिखेगा? अरे बर्ड पानी में क्या करेगा बेचारा, जाएगा तो मर जाएगा ना। बर्ड तो कहाँ होगा? ऊपर होगा ना। तो मछली ऊपर जा रही है और पानी के बाद उसको कहीं बर्ड दिख रहा है कि नहीं? ओके, बर्ड का क्या स्टोरी है? तो बर्ड डाइविंग डाउनवर्ड एंड इट्स वेलोसिटी अपीयर्स टू बी 16 टू द फिश। फिश को बर्ड क्या स्पीड पे दिख रहा है? 16। अब बर्ड का स्पीड खुद का 16 है ऐसा हमको पता नहीं, लेकिन फिश को तो क्या दिख रहा है? 16। तो चलो, ये रहा बर्ड डाइविंग डाउनवर्ड, मतलब बर्ड भी नीचे आ रहा है। अब बर्ड को, फिश और बर्ड एक जैसा ही दिखता है मेरे को, तो बर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे बे? ये रहा बर्ड, ले। बर्ड क्या स्पीड दिख रहा है फिश को? 16 सेमी पर सेकेंड। ये स्पीड दिख रहा है बर्ड का, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। ओके, नहीं, अपीयरिंग स्पीड है ये। रिलेटिव स्पीड तो 20 हो जाएगा। अरे सिंपल सी घटना है यार, 20 होगा ना। बीच में पानी नहीं हो तो, मान ले इधर पानी नहीं है, तो फिश को ये रिलेटिव स्पीड क्या लगेगा? 20। खुद 4 से वो 16 से आ रहा है। ये सब मामला कंफ्यूजिंग है ना, है कि नहीं? तो शांति से थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। ये रहा आपका पॉन्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। What is the real velocity of diving bird? इस बर्ड का रियल वेलोसिटी क्या है? अपने को क्या पता? वेलोसिटी ऑफ बर्ड रियली क्या है? और ये जो पॉन्ड है ना, इसका इंडेक्स क्या दिया इन लोगों ने? 4/3। मेरे को तो स्पीड में ही गड़बड़ लग रही है। फिश अंदर से देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट जहां उसको दिख रहा है क्या वाकई में वहीं पर है? तो वहां से कहां है? थोड़ा नीचे होगा। अरे यार, ये अंदर से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसको यहाँ दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ थोड़ी होगा। ऑब्जेक्ट तो थोड़ा इधर होता है ना, लेकिन अंदर से देखने पे थोड़ा ऊपर दिखता है कि नहीं? तो फिश को बर्ड जहां दिख रहा है एक्चुअली वहां होगा नहीं, बर्ड तो थोड़ा और नीचे होगा। बे यार, अंदर से कोई देख रहा है, ये रहा रियल ऑब्जेक्ट आपका, तो अंदर से देखने वालों को थोड़ा ऊपर दिखेगा ना इधर, है कि नहीं? तो फिश को तो बर्ड ऊपर दिखेगा, बर्ड एक्चुअली किसी और पोजीशन पे होगा। क्या बोलते हो? लेकिन फिश को नहीं दिख रहा है, फिश को तो यही दिखेगा ना, अंदर से देखने वालों को तो ऑब्जेक्ट यहीं पे दिखेगा, है कि नहीं? ठीक है, अब थोड़ा मामला और सीरियस करते हैं। अब इसको है ना थोड़ा दिमाग का गेम करते हैं। इसमें यार वेलोसिटी है सारी की सारी, और हमारे पास जो फॉर्मूले हैं ना, HI/HO, EN/O, ये तो सारे डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें तो मामला किसका है? वेलोसिटी का। तो कैसे करेंगे? वेलोसिटी का तो फॉर्मूला ही नहीं है अपने पास इस केस में। वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन। तो चलो अब डिस्टेंस के नाम लगा देते हैं यहाँ पे अलग अलग। ये जो फिश जिस डिस्टेंस पे जा रही है उसको क्या बोल देते हैं? y। क्या बोल देते हैं? y। ये y वेरिएबल डिस्टेंस है, धीमे धीमे कम होता जाएगा फिश के लिए, तो इट्स अ वेरिएबल डिस्टेंस। तो उसका d/dt क्या होगा? स्पीड। इतना तो आना चाहिए भाई, IIT के क्लास में बैठे तुम लोग। तो हियर dy/dt स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ फिश विच इज 4 सेमी पर सेकेंड। सिंपल। अब बर्ड मछली को जान दे,
इस सरफेस के अकॉर्डिंग बर्ड का एक्चुअल स्पीड तो कुछ होगा, तो बर्ड के लिए डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x, और x वेरिएबल है, चल है। क्यों? क्योंकि बर्ड धीमे धीमे नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी कम होता जाएगा, तो वेरिएबल डिस्टेंस है, तो dx/dt क्या होगा, v, किसका वेलोसिटी, बर्ड का रियल वेलोसिटी, बर्ड का रियल वेलोसिटी dx/dt, वेलोसिटी ऑफ बर्ड रियल, जो हमको पता नहीं है। ये समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे गणित सेट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स सेट कर रहा हूँ पूरा इसका, कि मछली ऊपर जा रही है, उसका डिस्टेंस ये, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, मछली का स्पीड। बर्ड नीचे आ रहा है, उसके लिए डिस्टेंस हो गया x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्पीड। अब मछली को जो दिखता है बर्ड का डिस्टेंस, वो x नहीं है, मछली को तो कुछ और दिखेगा, है कि नहीं? तो मछली को दिखने वाला डिस्टेंस क्या होगा, HI/HO, ठीक है, N/N। देखने वाला कहाँ है, ऑब्जर्वर, डेंस मीडियम में, डेंस, रेयर, HI/HO x, डेंस मीडियम का इंडेक्स क्या ले लूँ, n, लास्ट में 4/3 रख देंगे, अभी तो n रख, हाँ 1, तो ये हो गया nx। अरे हमको पता है रे मूर्खा, जब अंदर से बाहर देखते हैं ना, तो हाइट ऑफ इमेज n टाइम ही तो मिलता है, हर बार यही तो होता है। क्या करते हो, हर बार आपका अंदर से बाहर देखोगे तो ये n आपका हर बार 1 ही हो जाएगा, किसी भी थियरी में जाओ, अंदर से बाहर देखोगे तो ये n तो हर बार 1 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का हाइट है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हर बार आंसर nx ही आता है, लेकिन हम गौर नहीं करता इतना। तो मछली को दिखने वाला डिस्टेंस क्या है, nx, क्या है, nx। तो nx को कुछ नाम दे दूं, चलो मछली को दिखने वाला डिस्टेंस है ना, उसको नाम दे देते हैं z। बर्ड 2 टाइप का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, आपको समझ में आया घटना? मैं इस सवाल को 2 मिनट में खत्म भी कर सकता हूँ यार, जानबूझ के आपका टाइम खींच रहा हूँ ताकि आप अंदर इन्वॉल्व हो और इमेजिनेशन खुले। यहाँ पे बर्ड 2 टाइप का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बारोट जोत, समझ में आ रहा है? कौन सा 2 टाइप? क्या बात है, वेरी गुड। वो 2 टाइप का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, खुद के हिसाब से तो जा ही रहा है, लेकिन मछली को वो कहीं और दिख रहा है, तो मछली के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं और हाइट पे है और वो अपना खुद का कुछ और है। तो बर्ड का 2 टाइप का डिस्टेंस चल रहा है एक साथ, समझ में आ रहा है आपको? ध्रुवीन समझ में आ रहा है? बर्ड का 2 टाइप का डिस्टेंस क्या है? मछली को दिखने वाला और दूसरा अपना खुद का ओरिजिनल, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके और नॉट ओके? अब यहाँ पे ये z, x, y, इन तीनों के बीच कुछ रिलेशन है क्या? सबको मान जाऊं, z, x, y इन तीनों के बीच कुछ रिलेशन है क्या? ना, ये रिलेशन है, गौर से देख, z इज इक्वल्स टू y प्लस nx। कहाँ से बनाया सर? बस सिंपल गणित है यार, 11वीं 12वीं 2 साल पढ़ रहे हो आप साइंस में, सिंपल गणित है। z कौन सा, ये x क्या है? बर्ड का रियल डिस्टेंस, और z क्या है? मछली को दिखने वाला। तो मछली को दिखने वाला डिस्टेंस यहां तक होगा ना, उसकी आंख तक। क्या करते हो यार, फंस गए ना पे चक्कर में। मछली को दिखने वाला डिस्टेंस उसकी आंख तक होगा कि नहीं? तो z मतलब इन दोनों का प्लस कर दूं, ये नहीं आएगा बाहर। ये वाला x है आपका बर्ड का ओरिजिनल डिस्टेंस, लेकिन बर्ड का ये वाला डिस्टेंस क्या है? nx है ना। मछली को दिखने वाला डिस्टेंस क्या है? कहाँ गया रे? अरे मैं भी करवाया था इधर, आप समझ रहे हैं? आपने x किसको लिया है? रियल डिस्टेंस। रियल डिस्टेंस तो इधर है, लेकिन मछली को कहाँ दिख रहा है? इधर। तो मछली को दिखने वाला डिस्टेंस कौन सा है? nx। तो ये nx और ये y, तो पूरा z बनेगा ना कि नहीं? ये कोई फॉर्मूला नहीं है रे ऑप्टिक्स का, ये कॉमन सेंस का गणित है। हाँ, अब इसको d बाई dt कर दो, d बाई dt, dy बाई dt, dx बाई dt, ठीक है। इसमें dy बाई dt कौन है? मछली का स्पीड 4, इंडेक्स क्या है आपका? 4/3, dx बाई dt क्या है? ये x क्या है? रियल, बर्ड का रियल डिस्टेंस, तो ये बर्ड का रियल स्पीड हो गया ना। तो बर्ड का रियल स्पीड तो हमको पता करना है,
तो इसको रहने दो। अब ये dz बाई dt क्या है? 16। यस 16, वेरी गुड। z क्या है? फीस को दिखने वाला डिस्टेंस। तो फीस को जो दिखने वाला डिस्टेंस है उसका डिफरेंशिएशन 16 होता है कि नहीं? अरे यार, फीस को दिखने वाला डिस्टेंस, तो ये क्या है? फीस को दिखने वाला स्पीड। तो फीस को दिखने वाला स्पीड क्या है? वेलोसिटी appears to fish is 16। फीस को दिखने वाला 16 है, वेरी गुड। तो हो गया 16। अब इस 4 को इधर ले ले, 16 माइनस 4, 4/3 dx बाई dt। तेरे को बोलना पड़ेगा कि अरे सर कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस का गणित है। 16 माइनस 4 12, 3/4 dx बाई dt, 4 3 जा 9 आएगा भाई। बोलो क्या बोलते हो? सेमी पर सेकंड। मतलब यार ये तो क्या मामला हो गया। इस सवाल को तो आप चाहो ना तो थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो इसमें। बर्ड का स्पीड एक्चुअली 9 है, बर्ड का स्पीड 9 है। मछली को 16 क्यों दिख रहा है? इतना फास्ट क्यों दिख रहा है बर्ड उसको? सोचने वाली, सवाल खत्म हो गया मेरा। लेकिन अब इस पे एक्स्ट्रा बात भी तो कर सकते हैं ना, थोड़ा और अंदर जाएंगे तो दिमाग और खुलेगा। मतलब मछली का स्पीड तो 9 है यार, लेकिन और सॉरी बर्ड का स्पीड तो 9 है सर रियली में। तो धीमे धीमे टहलते टहलते 9 की स्पीड से आ रहा है नीचे, लेकिन मछली को फास्ट दिख रहा है 16। ये का चक्कर हुई गवा? क्या फिजिक्स है? आराम से एक एक जना बोलेगा क्या फिजिक्स है इसमें, मुझे तो कंफ्यूज कर रहा है ये सब। बोल। मछली की स्पीड उसको दिखेगी ना, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको दोनों की स्पीड काउंट करनी पड़ेगी ना। चलो एक मान लेते हैं रिलेटिव स्पीड कि वो 16 से आ रहा है, ये खुद 4 से जा रहा है, तो स्पीड ज़्यादा दिखना ऑब्वियस है। अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ज़्यादा दिखना ऑब्वियस है। लेकिन ऐसा कैसा इतना फर्क 16 और 9? मुझे थोड़ा और मामला समझ में नहीं आया। पहले वो यहाँ था और तुरंत ही वो यहाँ आ गया, यानी काफी डिस्टेंस रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन हुआ तो काफी डिस्टेंस कवर हुआ पहले के पानी के बाहर ही। क्या? कौन पानी के बाहर है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से समझाओ। मैं बहुत क्लियर फंडे वाला स्टूडेंट हूँ, मुझे जो आता है ना वो परफेक्टली राइट आता है, तो मुझे समझना भी सही ही होता है, गलत नहीं समझूंगा। बताओ, आराम से बताओ क्या मामला। ये दिख रहा है 9, दिख रहा है 16, लेकिन एक्चुअल है 9। ये सब गड़बड़ किस वजह से हो रहा है? पहले वो यूं आ रहा था और उसको रिफ्लेक्शन की वजह से वो थोड़ा दूर दिखाई दिया और उसको लग रहा है तेज आ रहा है। पहले उसकी स्पीड यानी धीरे धीरे थी और अब रिफ्लेक्शन की वजह से वो थोड़ी सी फास्ट हो गई। उसका पहले ही केस वहां बना, फिर तुरंत ही थोड़ी देर। चल मान ले मैं ऐसा बोलूँ कि फिश अपनी जगह पे खड़ा होता, तो मान ले फिश का स्पीड 0 होता, फिश भी ऊपर जा रहा है ना, तो तुझे कब से रिलेटिव वेलोसिटी दिमाग में घुस रहा है कि गाड़ी इधर से 50 से आया, इधर 30 से आया, तो रिलेटिव स्पीड 80। आपको यही पकड़ में आ रहा है ना कब से। मान ले फिश रुका हुआ है, फिश का स्पीड 0 है, फिश का स्पीड 0 है, मतलब आपका फिश का स्पीड कहाँ गया इसमें? ये रहा, ये 0 है, 0 है कि नहीं? तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 कर दो, 12 आएगा आंसर। अरे यार इतना तो फास्ट होना चाहिए ना बच्चा जब ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। फिश रुका हुआ है तो फिश का स्पीड क्या होगा? 0। ये 0 हो गया, 3 इधर गया, 4 नीचे गया, तो 12 आएगा आंसर। तो फिश रुका हुआ है तो उसको 12 दिख रहा है बर्ड, नहीं सॉरी, फिश रुका हुआ है तो बर्ड का ओरिजिनल स्पीड कुछ और आ रहा है। अब लगाओ दिमाग। सोचो फिर बोलो। फिश रुका हुआ है तो बर्ड का ओरिजिनल स्पीड 12 आ रहा है, तो क्या फिश के रुकने और फिश के चलने की वजह से बर्ड पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? ना, गलत है ये कुछ। बर्ड को तो पता ही नहीं इसको कौन सी फिश देख रही है, बर्ड तो अपनी दुनिया में मस्त है। फिश उसको अंदर तालाब में चुपचाप बैठ के देखे या फिश दौड़ती हुई आके बर्ड को देखे, उससे बर्ड की खुद की स्पीड में कोई फर्क पड़ना है क्या? तो आंसर 12 कैसे आ रहा है? फिश की नजरों में वो ज्यादा तेज है और सरफेस पे फिश की नजर की ऐसी की तैसी, फिश को छोड़ दो। मैं बोला ना फिश को रोक दो, 0 स्पीड कर दो फिश का, फिश का स्पीड 0 ही कर दो आप। फिश का स्पीड 0 करोगे इस फॉर्मूले में, तो ये क्या चक्कर है सब? सोचो जरा, सोचो। तो उतने ही टाइम में थोड़ा लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बट को इसमें थोड़ा कम ऐसे। मेरे को तो देसी भाषा में ये पता चलता है
कि फिश जब खुद 4 से दौड़ रहा है तो बर्ड का रियल स्पीड 9 है। अब फिश अंदर रुक गया पानी में तो बर्ड 12 से दौड़ना शुरू कर देगा। बर्ड का और फिश का कुछ रिलेशन है क्या? मामा भांजे है क्या? बर्ड को क्या लेना देना, उसको फिश देख रही है नहीं देख रही, फिश दौड़ रही है नहीं, बर्ड तो अपनी मस्ती में अपनी स्पीड से आएगा ना। तो फिर यहाँ पे 9 क्यों नहीं है, 12 क्यों आ रहा है? वर्चुअल रियल कहाँ लग रहा है बेटा? जो फिश को दिखने वाला स्पीड है उस पर लग रहा है, वर्चुअल और रियल। समझ मेरी बात को, मेरा क्वेश्चन ही पूरा पेचीदा अलग है। फिश 4 की स्पीड से जाए न जाए, बर्ड को की फर्क पैदा? बर्ड तो 9 से ही जाना चाहिए ना, ओरिजिनल स्पीड है उसका। पंत समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? इसको नहीं आ रहा है, इसको वो कब से वर्चुअल लगा के रखा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर ये 12 क्यों आ रहा है आंसर? फिर फिश को आपने रोक दिया तो बर्ड को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि अरे यार फिश बेचारी रुकी हुई दुखी है, चलो थोड़ा जल्दी भागो। ऐसा होता है क्या? तो बर्ड का तो आंसर 9 नहीं आना चाहिए था। सर वो इस तरह हो रहा है, सपोज करो कि 5 सेकंड में फिश को वो यहाँ पर है लेकिन फिश को तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वो वाटर की वजह से। तो उसको सरफेस पे आने पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उसको इतना ही डिस्टेंस कम में ट्रैवल करना और इसको इतना ही डिस्टेंस जल्दी ट्रैवल करना है, इसलिए स्पीड। इतिहास ये तू पहले का आंसर बोल रहा है। रुक, चलो हम इस फिश वाले कॉन्सेप्ट को 2 मिनट होल्ड करते हैं, फिश को भी स्पीड में रखते हैं। तू जो हितेश आंसर दे रहा है ना, फिश वाले को चालू रखते हैं इस मामले को। इसने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया और राइट दिया। क्या दिया? तो देख, इतना 10-15 मिनट बूमा बूम किया, भाषण किया, तो तेरे को कुछ स्ट्राइक हुआ ना कहीं से कि बर्ड का रियल स्पीड 9 है? बर्ड का रियल स्पीड क्या है? 9। और उसको मछली को क्या दिख रहा है? 16। तो ज़्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसको बर्ड ज़्यादा दूर दिख रहा है। अब बर्ड को जब सरफेस पे टकराना है ना, जैसे ही सरफेस के अंदर आए ना, उस वक्त तो सारा इमेज गायब, तब ये दोनों सेम हो जाना है। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? तो बर्ड आपका कम हाइट पे है लेकिन फिश को ज़्यादा हाइट पे दिखता है, इसलिए उसको इमेज को फास्ट दौड़ना पड़ेगा, तो दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट एक साथ सरफेस पे टकराएगा। समझा कि नहीं? तो ये फर्क इसलिए आ रहा है। क्लियर? पक्का एकदम? अरे यार पक्का ना? हाँ। अब वो वाले पे बात करें क्या कि जाने दें? आपको इंटरेस्ट है तो, वरना आपका कितना टाइम हो गया है? हाँ, 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। ये भाई घर जाना पड़ेगा, इतना सारा नहीं चलेगा। इस पे बात करना है कि निकले? क्या करना है? मेरे घर बार है, बीवी बच्चे हैं, मारेंगे घर पे। चलो अगले लेक्चर में और देखेंगे इसको, और इंटरेस्टिंग अगले लेक्चर में याद करो ना ये वाला सम। तब तक आप 1-2 नाइट सोच लो कि सर ये क्या रुक, सोचना क्या है आपको? घर पे सोचना क्या है आपको? अरे गधा प्रसाद बैग भर रहा है, सुन ले 2 मिनट। टीचर चिल्ला रहा है इधर, बैग भर रहा है, उठा के बैग धोऊंगा अभी। घर पे जाके सोचना क्या है? सोचना ये है कि अगले लेक्चर में क्या करें कि सर ये डिस्कशन भूल जाए। लोड ही नहीं, ये सोचना है। नहीं, ये सोचो कि इस केस में पूरी रात सोचो। अभी तो अपने पास पूरा साल भर पड़ा है यार सिलेबस के लिए, सिलेबस के रोतड़े मत रो। पूरी रात भर ये सोचो कि इस फिश को यहाँ पे 0 स्पीड कंसीडर करते हैं तो बर्ड का रियल स्पीड 12 आता है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। क्या ये सही है? क्या बर्ड का स्पीड 12 होना चाहिए? टेक्निकल लॉजिकल माइंड क्या बोलता है? बर्ड का स्पीड क्या फर्क पड़ना है? बर्ड का स्पीड 9 ही रहेगा ना। बर्ड को फिश से क्या मतलब है? समझ, बर्ड की रियल स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारा फंडा सोचो आप। अगले लेक्चर में इस पे फिर लंबा डिस्कशन करते हैं, ठीक है? चलो, टेक केयर एंड बाय।